मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक ट्रक को एक चेकिंग पॉइंट पर रोका जाता है और उसे सैनिटाइज किया जाता है। वो ट्रक ड्राइवर नाराजगी जताते हुए वहाँ के कर्मचारियों से पूछता है कि इस तरह ट्रक को सैनिटाइज क्यों कर रहे हो। फिर वो कर्मचारी उन्हें बताता है कि यहाँ पास की ही एक फैक्ट्री में लीकेज हो गया था, जिसकी वजह से सभी गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। फिर वो ट्रक अपनी सफर की ओर निकल जाता है। रास्ते में उस ट्रक ड्राइवर का फोन रिंग करता है। जब वो अपने फोन को उठाने की कोशिश करता है तभी ट्रक से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो फौरन गाड़ी को रोक नीचे उतरता है, बट हिरन को मरा हुआ समझकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो हिरन अभी भी जिंदा होता है और वो जब खड़ा होता है तो उसके अंदर काफी बदलाव आ गए रहते हैं। अब हम एक सियोक नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी अभी कुछ महीने पहले ही अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया था। अब उसके साथ उनकी बेटी रहती है जिनका नाम सुजन रहता है। दरअसल सियोक एक स्टॉक मार्केटिंग कंपनी का मैनेजर होता है, जिसकी वजह से वो अपने काम को लेकर इतना बिजी रहता है कि अपनी बेटी के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं निकाल पाता। और आज उनकी बेटी का बर्थडे होता है। सियोक उनके लिए एक गिफ्ट ले जाता है, लेकिन अपने काम में बिजी होने के कारण उसे ये भी याद नहीं रहता है कि जो गिफ्ट वो उसके लिए लाया है उसी तरह का गिफ्ट वो उसे क्रिसमस पर दे चुका है। इसीलिए वो अपनी बेटी से सॉरी बोलता है। फिर सुजन कहती है मैं अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ, जो कि उनसे अलग बुसान शहर में रहती है, लेकिन हाल ही में उन दोनों का डिवोर्स हुआ था, इसीलिए वो उसे मना कर देता है। लेकिन बाद में वो उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे बुसान शहर ले जाने के लिए राजी हो जाता है और अगले ही दिन कंपनी से छुट्टी लेकर ट्रेन से अपनी बेटी के साथ बुसान शहर निकल पड़ता है। उस ट्रेन के एक बोगी में हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि एक बेसबॉल मैच को अटेंड करने जा रहे हैं। उन्हीं में एक जेनी नाम की खूबसूरत लड़की होती है जो वहाँ सब लड़कों की क्रश होती है, लेकिन वो खुद एक यांगुक नाम के लड़के से प्यार करती है। उसी ट्रेन में एक कपल भी होता है जिसमें आदमी का नाम सेंगा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ का नाम जुमनी होता है। अब ट्रेन के ठीक रवाना होने से पहले उसमें एक लड़की चढ़ती है जिसकी हालत काफी खराब होती है, इसीलिए वो वहीं गिर जाती है। उसे ट्रेन की एक असिस्टेंट देख लेती है और मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करती है, मगर तभी वो लड़की पूरी तरह से जॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देखकर वो असिस्टेंट काफी डर जाती है और भागती हुई उन स्टूडेंट की बोगी में चली जाती है। तभी वो जॉम्बी उन पर अटैक करके काट लेती है। सभी स्टूडेंट उन्हें देखकर डर जाते हैं, मगर उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता है कि ये सब चल क्या रहा है। तभी वो असिस्टेंट भी जॉम्बी बन जाती है और अब वो दोनों मिलकर सभी लड़कों पर अटैक कर देती है। हालात बेकाबू होता देखकर एक असिस्टेंट आगे के सभी लोगों को अपना बोगी छोड़ने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से सभी लोग भागने लगते हैं और ट्रेन में काफी ज्यादा भगदड़ मच जाती है। असल में ज़ॉम्बी वायरस शहरी इलाकों में कुछ घंटों पहले ही फैला था, मगर ट्रेन के सभी लोग इस बात से बेखबर होते हैं। ज़ॉम्बी की भीड़ अब बेकाबू होकर आगे की ओर बढ़ने लगती है, इसीलिए सियोक अपनी बेटी को लेकर भागने लगता है और जो लोग सुरक्षित बच गए थे वो लोग भी आगे की बोगियों में जाकर बीच का डोर बंद कर देते हैं। वो ज़ॉम्बी इंसानों को देखकर भड़कने लगते हैं, इसलिए वे लोग कांच के ऊपर पेपर चिपका देते हैं, जिससे वो सभी ज़ॉम्बी शांत हो जाते हैं। तभी ट्रेन का कैप्टन अनाउंस करता है कि ट्रेन की हालत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण अब इसे अगले स्टेशन पर नहीं रोका जाएगा, इसलिए सभी लोग सीट पर बैठ जाते हैं। उसी समय सियोक को अपनी माँ को कॉल आता है, जो कि बात करते करते ही ज़ॉम्बी का शिकार हो जाती है, जिससे सियोक बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचती है तो वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं, इसीलिए ट्रेन को लगातार नॉन स्टॉप रखा जाता है। दरअसल पूरा शहर ही इस वायरस का शिकार हो चुका था, जिसकी वजह से मिलिट्री और गवर्नमेंट भी दोनों पीछे हट जाती हैं। तभी ट्रेन का कैप्टन अनाउंस करता है कि ट्रेन का आखिरी स्टेशन डाइजिंग होगा, जहाँ पर आपकी सुरक्षा के लिए मिलिट्री पहले से ही तैनात है। यह बात सुनकर सियोक अपने दोस्त से बात करता है, जो बताता है कि तुम सब लोगों को वहाँ उतरते ही क्वारंटीन कर लिया जाएगा। इसलिए सियोक उसके साथ एक डील करके अपनी सुरक्षा का जुगाड़ कर लेता है। बट ट्रेन जब डाइजिंग स्टेशन पर पहुँचती है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा शांति होती है, जहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा होता, इसलिए सभी लोग एक एक करके ट्रेन से उतरने लगते हैं। अब जब सभी लोग स्टेशन से बाहर जाने लगते हैं तो उसी वक्त सियोक अपनी दोस्त से बताए हुए गेट की ओर चला जाता है और बाकी सभी लोग जब सीढ़ियों से नीचे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अब बहुत सारे सैनिक ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जो सभी उन लोगों को देखते ही उन पर टूट पड़ते हैं। इसीलिए जिंदा बचे हुए लोग अपनी जान बचाते हुए वापस भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोक सुजन को एक जगह पर खड़ा करके खुद आगे जाता है, लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखता है तो वो अपने दोस्त को कॉल करता है, जो उसे बताता है कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिसे देख सियोक वापस अपनी बेटी की तरफ दौड़ता है। तब तक सेंगा उसे अपनी वाइफ के साथ अंदर भेज देता है। लेडीज और बच्चों को वो ट्रेन में भेज देते हैं और वे खुद उन सभी ज़ॉम्बी को रोक रखते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाते हैं और सियोक समेत सभी लोग किसी तरह भागते हुए वापस ट्रेन में आ जाते हैं। लेकिन अब सभी लोग अलग अलग बोगियों में रह जाते हैं, जहाँ एक और सुजन और जुमनी एक भिखारी और एक ओल्ड लेडी के साथ एक वॉशरूम में फंस जाते हैं और वहीं दूसरी ओर सियोक और सेंगा एक अलग बोगी में होते हैं। जुमनी सेंगा को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाती है, क्योंकि उन लोगों पर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं जो कि बोगी नंबर 13 में फंसे होते हैं और बाकी सभी लोग बोगी नंबर 15 में होते हैं। वे लोग वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं और ज़ॉम्बी से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी ट्रेन एक टनल में एंटर करती है और उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बी अंधेरे में देख नहीं पाते, इसलिए वो धीरे धीरे बोगी नंबर 13 में चले जाते हैं, जहाँ से वो उन सभी को लेकर बोगी नंबर 15 की ओर चल देते हैं। टनल के खत्म होने के कारण वो ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं। तब सेंगा उन्हें एक दरवाजे पर रोक रखता है और बाकी लोगों को आगे जाने के लिए बोलता है, लेकिन 15 नंबर का दरवाजा कोई खोल नहीं रहा था। तब यांगुक अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को कॉल करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक असिस्टेंट जेनी की आवाज को रोक लेता है। दरअसल बोगी नंबर 15 में एक यांसुक नाम का सेल्फिश आदमी होता है, जो उन लोगों को अंदर आने से रोकता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग भी ज़ॉम्बी वायरस इन्फेक्टेड हैं। लेकिन तब सेंगा और
सियोक ज़ॉम्बी को रोके रहते हैं और यांगुक उस दरवाजे को तोड़ देता है। तभी सेंगा को एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वो बहुत जल्द ही एक ज़ॉम्बी बनने वाला है। इसीलिए वो सियोक को उसकी बीवी को वहाँ से लेकर जाने के लिए बोलता है। सेंगा आखिरी बार अपनी बीवी को अलविदा कहते हुए होने वाले बच्चे का नाम सैला रखने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक करके उससे बुरी तरह से काट देते हैं। सियोक और जुमनी दूसरी बोगी में जाकर उसका दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन उन सबके साथ वाली एक ओल्ड लेडी उन ज़ॉम्बी का शिकार हो जाती है। सियोक योनसुक को बहुत ज्यादा डांटता है क्योंकि उसी ने गेट नहीं खोला था, जिसकी वजह से वे दोनों मारे गए थे। लेकिन फिर भी योनसुक दूसरे लोगों को सियोक की ओर भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हैं, इसलिए उन लोगों को एक अगली बोगी में भेज दिया जाता है। उस वक्त योंगिक के साथ जेनी भी चली जाती है। पीछे उस ओल्ड लेडी की सिस्टर अपने सिस्टर की मौत के कारण सदमे में होती है, जिससे वो उस गेट को खोल देती है और वो ज़ॉम्बी बाकी सभी लोगों पर अटैक कर मार देते हैं। लेकिन उस हमले में यानसुक एक असिस्टेंट के साथ वॉशरूम में छिपकर बच जाता है। दूसरी ओर कैप्टन बुसान स्टेशन पर कॉल लगाता है और उसे इंस्ट्रक्शन मिलता है कि बुसान स्टेशन अभी तक उस वायरस से सेफ है। जब वो आगे जाता है तो आगे का रास्ता ब्लॉक होता है, इसलिए कैप्टन अनाउंस करता है कि जो लोग बचे हुए हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि आगे का ट्रैक ब्लॉक होने की वजह से हम इस ट्रेन को बुसान तक नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए मैं लेफ्ट साइड के ट्रेन को स्टार्ट करने वाला हूँ और जो भी लोग इस अनाउंस को सुन रहे हैं वो लोग जल्दी से जल्दी उस ट्रेन तक पहुँचे। कैप्टन बाहर निकलकर एक दूसरे इंजन को स्टार्ट करता है। दूसरी ओर सियोक और बाकी लोग भी बाहर निकलते हैं, लेकिन यानसुक और वो असिस्टेंट अभी तक उस वॉशरूम में फंसे हुए थे, जहाँ पर यानसुक उसके साथ धोखा करके खुद वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर कैप्टन इंजन को बाहर लाता है और देखता है कि एक ट्रेन जलते हुए उसी ट्रैक पर उसके सामने आ रही है और अचानक से उन दोनों का टक्कर हो जाता है और उस हादसे में सिर्फ जेनी और यांगुक ही सुरक्षित बच पाते हैं और इसीलिए दोनों भागते हुए एक दूसरी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी डोर लॉक होने की वजह से यांगुक उसका दरवाजा खोल नहीं पाता है और उसी वक्त यानसुक वहाँ आ जाता है, जो कि जेनी को ज़ॉम्बी की तरफ धक्का दे देता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। अपनी प्रेमिका को मरते हुए देख यांगुक बुरी तरह से रोने लगता है, लेकिन तभी जेनी उसे भी काटकर उसे ज़ॉम्बी बना देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो चारों भी उस हादसे में बच चुके हैं और साथ ही वो कैप्टन भी जिंदा होता है, जो दूसरे इंजन को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यानसुक उसे भागते हुए दिखाई देता है। इसीलिए वो कैप्टन उसकी मदद के लिए उसके पास जाता है, लेकिन यानसुक अभी भी अपना हैवानी रूप दिखाता है और उस कैप्टन को मरने के लिए छोड़ वहाँ से खुद भाग जाता है। दूसरी ओर उन सभी पर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं, लेकिन वो भिखारी उनके लिए अपनी कुर्बानी देकर उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकाल देता है। मगर अब उनके पीछे बहुत बड़ी ज़ॉम्बी की भीड़ पड़ जाती है, लेकिन वो तीनों किस तरह से भागते हुए उस इंजन पर चढ़ जाते हैं, मगर बहुत सारे ज़ॉम्बी ट्रेन के पीछे लटक जाते हैं, जिससे ट्रेन धीमी होने लगती है। इसीलिए सियोक उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। अब वो तीनों उस इंजन के साथ बुसान की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन यानसुक तभी केबिन से बाहर निकलता है, जो कि अब इन्फेक्टेड होता है और वो सियोक से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। तभी सियोक कहता है कि तुम अब इन्फेक्टेड हो चुके हो। तभी वो सियोक पर अटैक कर देता है। सियोक उसे नीचे गिराने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उसके हाथ में काट देता है, मगर सियोक किसी तरह से उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है और अब सियोक समझ जाता है कि वो भी जल्दी ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। इसीलिए उन दोनों को केबिन में ले जाता है और जुमनी को ट्रेन का कंट्रोल सिस्टम समझाता है, ताकि वो बुसान पहुंचने पर ट्रेन को रोक सके। अब वो सुजैन को अलविदा कहने के लिए जाता है, लेकिन वो अपनी डैडी को नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए सियोक रोते हुए केबिन से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो खुद भी अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता। लेकिन अब वायरस उस पर हावी होने लगता है, इसीलिए वो ट्रेन से नीचे कूद जाता है। ट्रेन के आगे जाने पर रास्ता ब्लॉक होता है, इसीलिए वो दोनों ट्रेन से नीचे उतरकर टनल की तरफ जाने लगती है। टनल की दूसरी ओर हम दूर सैनिकों को देखते हैं, जो उन दोनों को देखकर अपने कैप्टन को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तब कैप्टन उन दोनों को मारने का ऑर्डर देता है, जिससे शूटर अपने स्नाइपर को चलाने वाला ही होता है। तो उसे किसी की गाने की आवाज आती है। वो गाना सुजैन अपनी डैडी के लिए गा रही थी, जिसे सुनकर वो समझ जाते हैं कि वो दोनों जिंदा इंसान है और इस तरह उनकी जिंदगी बच जाती है। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइब हमें एक नई वीडियो बनाने का उम्मीद देता है। तो आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए दिन और नई कहानी के साथ। तब तक